आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीहरिकोटा इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 जिसकी आज लॉन्चिंग होनी है और ऐसे में आदित्य L1 लॉन्चिंग की सभी तैयारी कर ली गई है। 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-57 के जरिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। यहाँ पर सूर्य के बारे में जानकारियां इससे जुटाई जाएंगी। आदित्य L1 से सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश होगी। आदित्य L1 हवाओं के विभाजन, तापमान की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह की भी स्टडी करेगा। 125 दिनों की यात्रा करने के बाद पहुंचेगा सूर्य की कक्षा में आदित्य L1। तो इस L1 का जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर है। सूर्य की कक्षा में आदित्य L1 पहुंचेगा। सौर तूफानों के आने की क्या वजह है उसकी स्टडी करेगा। हवाओं का क्या तापमान है, इसके अलावा हवाओं का विभाजन, तमाम चीजों को लेकर ये अवलोकन करेगा। ये भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन है जिसे 2 सितंबर 2023 यानी कि आज लॉन्च किया जा रहा है। इसरो ने इससे पहले 5 सालों तक लगातार सौर गतिविधि का निरीक्षण किया, जिसके बाद L1 बिंदु पर एक अंतरिक्ष यान को आज भेजेगा और जो इसकी टाइमिंग है 11:50। अब से कुछ ही देर बाद इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से की जाएगी। इसकी कुल लागत लगभग 360 करोड़ रुपए है और इस बिंदु को L1 पर पहुंचने में इस L1 को 4 महीनों का यानी कि 125 दिनों का वक्त लगेगा। बता दें कि बिंदु L1 पर अंतरिक्ष यान बिना किसी रुकावट के लगातार सूर्य का निरीक्षण कर सकता है, यानी कि सूर्य ग्रहण। और इसके अलावा L1 पर गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर है या शुद्ध बल शून्य है, इसको लेकर भी स्टडी करेगा। तो चंद्रमा की सतह पर फतेह करने के बाद, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन पर लगी हुई है और इसका काउंटडाउन बस शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद इसकी लॉन्चिंग होनी है। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-57 के जरिए इसकी लॉन्चिंग होगी और 125 दिनों की अपनी इस यात्रा को पूरी करने के बाद ये सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा और इस मिशन को अब से कुछ ही देर बाद लॉन्च किया जाना है। आदित्य L1 अंतरिक्ष वायुमंडल को समझने की कोशिश करेगा। आदित्य L1 जैसे अपने नाम से ही हम समझ सकते हैं, आदित्य सूर्य का ही एक नाम है और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो लेग्रांज 1 ये पॉइंट है। लेग्रांज 1 को अगर हम समझें तो ये 2 खगोलीय पिंड के बीच का वो बिंदु होता है जहाँ पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आकर्षण नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। तो L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो हैं, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अब से कुछ ही देर बाद इसकी लॉन्चिंग होनी है। 2 सितंबर यानी कि आज इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला आदित्य L1 उपग्रह चंद्रयान 3 की तुलना में 4 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा। तो आज इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला आदित्य L1 उपग्रह चंद्रयान 3 की तुलना में 4 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा। चंद्रयान 3 ने लगभग 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय किया था और आज PSLV C-57 के जरिए इसकी लॉन्चिंग होगी।
और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर के.एल. उत्तम जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है के.एल. उत्तम जी आपका भारत समाचार पर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे, सवाल नंबर 1 जो होगा हमारा ये कि सूर्य की स्टडी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा पर तो हमने फतेह अपनी देख ली है, लेकिन सूर्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सूर्य का अध्ययन क्यों इतना जरूरी है? धन्यवाद बहुत बहुत चैनल पर मुझे अपनी बात कहने का समय देने के लिए। जहां तक सूर्य के अध्ययन का सवाल है, ये आदित्य L1 एक वैज्ञानिक मिशन है और इस वैज्ञानिक मिशन में बहुत सी चीजें एक साथ होने जा रही हैं। प्राचीन काल से सूरज की पूजा होती रही है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये जीवन दाता है। पृथ्वी पर जो भी गतिविधियां देखी जा रही हैं या हो रही हैं या होती रही हैं, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित होती हैं। ये एक अवधारणा है। इसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। बात करें सौर ऊर्जा की, केवल जो सूर्य से निर्गत होने वाला विकिरण है, जिसे सोलर रेडिएशन कहते हैं या सौर ऊर्जा कहते हैं, उसके कितने उपयोग हो सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो केवल और केवल सौर विकिरण से ही संभव है या सौर विकिरण के द्वारा ही संपादित की जा सकती है। अगर थोड़ा विस्तृत अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से आने वाला जो भी सौर प्रकाश है या सौर विकिरण है, उसकी मात्राओं को समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक बिंदु पर अगर बात करें तो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा है, उसमें कोई 43% से लेकर 47% तक अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जबकि दृश्य प्रकाश का ये भाग 53% से लेकर के 57% तक होता है। और जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनका मान कोई 3% से लेकर 7% होता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर निर्भर करता है। यानी इसमें से जो अवरक्त विकिरण है वो गर्मी पहुंचाता है, या ये कहते हैं मौसम से संबंधित है। अगर दृश्य प्रकाश की बात करें तो वो देखिए दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। और अगर हम पराबैंगनी किरणों की बात करते हैं तो ये पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य के से चल करके जो पृथ्वी के वातावरण में आती हैं, तो बीच में जो मौजूद ओजोन की परत है उसमें पूरी तरह अवशोषित हो जाती है। यानी पृथ्वी पर केवल दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण, दो ही प्रकार के सन से आने वाले, सूर्य से आने वाले जो विकिरण हैं वो मिलते हैं। यानी अगर हमको कुछ और ज्यादा विस्तृत रूप में अध्ययन करना है दृश्य प्रकाश के बारे में, अवरक्त विकिरण के बारे में, तो लेबोरेटरी बेस्ड, प्रयोगशाला पर आधारित इन चीजों को हम अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले 100 साल से इस पर अध्ययन लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी पर जो प्रयोगशालाएं हैं उस पर होता रहा है। जहां तक पराबैंगनी किरणों का सवाल है, वो ओजोन की सतह पर पूरी तरह अवशोषित हो जाती हैं, इसलिए उसका प्रभाव मानव जीवन पर या यहाँ के जो पृथ्वी के वातावरण पर है उसका प्रभाव कितना होता है, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पराबैंगनी किरणें किसी एक जगह पर एकत्रित होती है, जैसे ओजोन के छेद की बात करते हैं, तो शरीर में यूवी के रेडिएशन। प्रोफेसर के.एल. उत्तम जी, क्योंकि दर्शक देखिए ये जानने के लिए इस समय बहुत बेताब होंगे कि ये सूर्य मिशन है भारत के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 3 की जो सफलता थी उसने हम सभी को, पूरे देश को उत्साहित किया। दूसरे देशों की नजरें इस पर हैं। ये कितना हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है चंद्रयान 3 की तुलना में? हालांकि ये 4 गुना और ज्यादा दूरी वाला है, तो इसको कैसे समझे? क्या कोई तुलना इन दोनों के बीच में संभव है? आपको लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? सर आप कैसे इसको समझाएंगे? मैं इस तरह से देखता हूं कि जो दुनिया के 3 महत्वपूर्ण देश हैं, अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अब तक कुल 22 मिशन सूर्य के लिए भेजे हैं। अब तक उन्होंने कुल 22 मिशन भेजे, इसमें 14 मिशन केवल जो है अमेरिका ने यानी नासा ने भेजे हैं। 1960 में पहली बार नासा ने एक मिशन
इससे जुड़ा हुआ भेजा जिसका नाम था पायनियर 5। और उसके बाद जर्मनी ने 1974 में अपना पहला मिशन भेजा और इसी के साथ साथ जो मिशन चलते रहे, यूरोपीय एजेंसी ने भी 1994 में अपना पहला मिशन भेजा। भारत ने भी अपना पहला मिशन भास्कर सूर्य से संबंधित भेजा था, जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं हुई। जो नासा, ठीक है, आप मेरे साथ प्रोफेसर के.एन. उत्तम जी हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और इस वक्त हमारे साथ योगेश्वर नाथ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, स्पेस साइंटिस्ट। बहुत स्वागत है आपका योगेश्वर जी। सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि योगेश्वर जी आप सबसे पहले हमें ये समझाएं कि आदित्य L1 मिशन का क्या उद्देश्य है। ने पूछा कि इसके क्या उद्देश्य है।